हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग फार्मेसी प्रोफेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है द फार्मेसी एक्ट 1948। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला, इस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा, ऑब्जेक्टिव। तीसरा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका कंपोजिशन और उसके फंक्शन के बारे में। साथ ही एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में। पांचवा टॉपिक जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। छठा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। सातवां, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशंस के बारे में। आठवां, रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर। नौवां, इसके अपराध और पनिशमेंट्स के बारे में। और दसवां हम लोग बात करेंगे इस एक्ट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। साथियों, फार्मेसी एक्ट 1948 ये फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया ताकि फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मेसी प्रोफेशन को बेहतर बनाया जा सके। इस एक्ट को पास किया गया और सबसे पहले 1947 में फार्मेसी बिल पास किया गया था, जो कि 4 मार्च 1948 को फार्मेसी एक्ट के तौर पर पास हुआ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव्स है फार्मेसी प्रोफेशन की जो वैल्यू थी हेल्थ सर्विसेज में उसको रीस्टोर करना। दूसरा, फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को ऊंचा करना। साथ ही फार्मेसी प्रैक्टिस में सुधार लाना और एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पूरे देश में। टू मेंटेन एंड कंट्रोल ओवर पर्सन इंटरिंग प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो भी व्यक्ति फार्मेसी प्रोफेशन में इंटर कर रहा है उसके ऊपर उसको मेंटेन करना या उसको कंट्रोल करना। साथ ही दवाओं के मेडिकल इस्तेमाल को बढ़ाना और उसके गलत इस्तेमाल को घटाना। आइए बात करते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कि सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं, यह फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत बनाया गया है। इस काउंसिल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल 1949 में बनाया गया था। फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को कंट्रोल करती है। साथ ही यह फार्मासिस्ट के मिनिमम क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड को बताती है और यह हर 5 साल में दोबारा बनाई जाती है। आइए बात करते हैं इस फार्मेसी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में। साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक काउंसिल है, जिसमें 3 टाइप के मेंबर होते हैं। पहला, इलेक्टेड मेंबर। दूसरा, नॉमिनेटेड मेंबर। और तीसरा, एक्स ऑफिशियो मेंबर। जानते हैं इलेक्टेड के मेंबर के बारे में। इनकी संख्या 8 होती है। इनमें से 6 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जिनमें से लगभग 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी के एक टीचर होने चाहिए। एक मेंबर आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्टेड है और एक मेंबर स्टेट काउंसिल जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उससे इलेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज नॉमिनेटेड मेंबर। 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, जिनमें से 4 आपके डिप्लोमा होल्डर होते हैं जो फार्मेसी में प्रैक्टिस कर रहे हों या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उनको गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी के द्वारा होता है और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एआईसीटीई का। साथ ही एक मेंबर जो होता है वो ईच स्टेट बाय स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होता है, जो कि ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। थर्ड इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसमें एक द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दूसरा द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और तीसरा द ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ये थे इसके मेंबर्स के बारे में। अब जानते हैं पीसीआई के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स और उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में। तो पीसीआई का जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको स्टेट काउंसिल के मेंबर्स अपने में ही चुनेंगे। साथ ही इनका कार्यकाल जो होगा वो 5 सालों तक का होगा और ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में। इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। साथ ही इसमें पीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 5 मेंबर ऐसे होंगे जो कि पीसीआई अपने मेंबर्स में ही चुनेगी, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीसीआई के फंक्शंस के बारे में। पीसीआई का पहला फंक्शन है वो है एजुकेशन रेगुलेशन। पीसीआई जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को तय करती है, जिसमें से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कोर्स पीरियड की ड्यूरेशन क्या होगी और ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या होगी, वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनको सभी कॉलेजेस को फॉलो करना होगा, साथ ही एग्जामिनिंग अथॉरिटी को भी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की नेचर और उसका समय क्या होगा, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना होगा और कितने मार्क्स से पास करना होगा, साथ ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में। दूसरा जो है वो इस एजुकेशन रेगुलेशन को सभी स्टेट्स में रेगुलेट करना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके तीसरे फंक्शन के बारे में। तो पीसीआई जो है वो सभी इंस्टीट्यूशंस को परमिशन देती है कि वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम ले सके या उनका एडमिशन ले सके। इसके लिए सभी इंस्टीट्यूशन को पीसीआई या एआईसीटीई में अप्लाई करना होता है। उसके बाद पीसीआई या एआईसीटीई के इंस्पेक्टर्स आके इंस्टीट्यूशन को विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद इंस्पेक्टर्स जाके अपने काउंसिल में रिपोर्ट करते हैं और उस रिपोर्ट से यदि पीसीआई सेटिस्फाई होती है तो उस कॉलेज को एग्ज़ाम करने के लिए अलाउंस मिलता है। सो ये थे पीसीआई के फंक्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में। पीसीआई एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें सभी फार्मासिस्ट का नाम होते हैं। उस रजिस्टर को द सेंट्रल रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। सभी राज्यों की यह जिम्मेवारी होती है कि वो हर साल 1 अप्रैल को 5 कॉपीज़ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सेंट्रल को भेजते हैं और इसमें नाम लिखना या इसमें नाम हटाना वो सारे स्टेट के भेजे गए कॉपीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो कि समय समय स्टेट सेंटर को भेजती है। साथियों, अब जानते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के बारे में। दोस्तों, स्टेट फार्मेसी काउंसिल दो तरह का होता है। एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो सिर्फ एक राज्य के लिए होता है, दूसरा जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जिसमें एक से अधिक राज्य साथ में मिलकर काउंसिल बनाते हैं। स्टेट फार्मा काउंसिल्स के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनमें से 6 फार्मासिस्ट होते हैं जो कि उस स्टेट के होते हैं और एक मेंबर जो है उस स्टेट के मेडिकल काउंसिल से इलेक्टेड होता है। और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि दोनों में से किसी भी स्टेट के होते हैं, मतलब 3-2 या 2-3 का, और एक मेंबर जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच स्टेट्स, दोनों स्टेट से, दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर। तो इसमें 5 मेंबर होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, जिनमें से 3 आइदर वो डिप्लोमा होल्डर हों फार्मेसी में या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, साथ ही वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों। और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनमें 5 ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, जिनमें से 3 डिप्लोमा इन डिग्री के होल्डर हों और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों। बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उस स्टेट्स के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट, जितने स्टेट उसमें पार्टिसिपेट हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट ईच स्टेट के और ऑफिसर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ईच स्टेट के। आइए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में। साथियों, स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट में फार्मासिस्ट के लिए एक रजिस्टर तैयार करती है। उस रजिस्टर में फार्मासिस्ट का पूरा नाम, उसके एड्रेस के साथ उसका डेट और उसका रजिस्ट्रेशन डेट, उसके क्वालिफ़िकेशन और वह कहाँ काम करता है, मतलब उसका प्रोफेशनल एड्रेस मेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू एंट्री ऑफ नेम ऑन फर्स्ट रजिस्टर। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल की हो गई हो वो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी देने के बाद अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में लिखवा सकता है अगर उसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त या फिर भारत के बाहर कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हो। साथ ही वह इंडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री अदर देन फार्मेसी जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वह अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में लिखवा सकता है। इस लिस्ट में नाम लिखवाने के 2 और क्राइटेरिया हैं, जिनमें से एक क्राइटेरिया है कि यदि उस व्यक्ति ने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन को पास किया हो या फिर किसी हॉस्पिटल में दवाई कंपाउंड और डिस्पेंस करने में, प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने में
कम से कम उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं या वो कौन से कारण हैं जिसके चलते किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम से हटा दिया जाता है। तो जिसमें पहला कारण है कि यदि उस व्यक्ति का नाम गलती से लिख दिया जा चुका हो, या फिर यदि वह व्यक्ति किसी अपराध में दोषी पाया जाए, और यदि किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का बिजनेस संभालने वाला व्यक्ति कोई अपराधी पाया जाए तो उस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं इस एक्ट के पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में। तो पहला अपराध जो है वो फॉल्स क्लेमिंग टू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का फॉल्स क्लेम। तो इसके लिए आपको 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने का जेल, और यदि यह दोबारा करते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना और जेल हो सकता है। यदि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं फिर भी दवाओं को डिस्पेंस कर रहे हैं तो आपको 6 महीने का जेल और 1000 रुपये या दोनों। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने में फेल होते हैं तो आपको 50 रुपये का फाइन लग सकता है। अंत में बात करेंगे इस एक्ट से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट। दूसरा है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू एंट्री द नेम ऑन फर्स्ट रजिस्टर। तीसरा है कि वो कौन से कंडीशन है जब किसी व्यक्ति का नाम रिमूव किया जाएगा। चौथा है कि पीसीआई का कंपोजिशन क्या है। और लास्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई। A very thank you for watching this video.